गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने राज्यपाल वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। एक लंबे अंतराल के बाद आज मैं पुनः आपकी कक्षा ले रही हूँ। उसमें हमने राज्यपाल के बारे में देखा था कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, राज्यपाल की योग्यताएं, उसका शपथ ग्रहण, कार्यकाल उसका और वेतन भत्ते। आज हम देखेंगे कि राज्यपाल की जो शक्तियाँ और कार्य क्या हैं। तो राज्यपाल राज्य का जो है संवैधानिक प्रधान होता है। राज्यों में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। आपातकालीन, कूटनीतिक, राजनीतिक तथा सैनिक शक्तियों को छोड़कर राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त होती हैं। राज्यपाल की शक्तियों और कर्तव्यों को हम निम्नलिखित शीर्षकों में बांट सकते हैं। पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं। इन शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। सबसे पहली है मंत्रिमंडल का गठन। तो राज्यपाल जो है सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन इस संबंध में वह विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से उसके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और मंत्रियों को विभागों का बंटवारा जो है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर किया जाता है। अगला है इसके अंदर उच्च अधिकारियों की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों तथा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल के परामर्श से ही राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। अगला है इसके अंदर शासन का संचालन। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका संबंधी समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। मुख्यमंत्री से शासन संबंधी किसी विषय पर सूचना मांगने और राज्य सूची के समस्त विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्यपाल को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यदि राज्यपाल यह अनुभव करे कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन संचालना संभव नहीं है, राज्य में शांति भंग की स्थिति निर्मित हो गई है, तो वह इस संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देकर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के तहत 3 काम करता है: मंत्रिमंडल का गठन, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति और शासन का संचालन। अगला है इसके अंदर व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। तो राज्यपाल की जो व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ हैं वो निम्न है। पहला है विधानमंडल के अधिवेशनों की व्यवस्था करना। तो राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी विधानमंडल का अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना और उसे विसर्जित करना राज्यपाल का ही कार्य है। इतना ही नहीं, आवश्यकता अनुसार विधानसभा को वह भंग भी कर सकता है। सामान्य निर्वाचन के पश्चात और प्रतिवर्ष विधानमंडल के अधिवेशन के प्रारंभ में विधानसभा में ये अभिभाषण देता है। विधानसभा के दोनों सदनों को संदेश भेजने और उनमें पृथक पृथक भाषण देने की शक्ति भी राज्यपाल को प्राप्त होती है। अगला है इसके अंदर विधानमंडल के सदस्यों को मनोनीत करना। राज्यपाल को विधान परिषद के सदस्यों की संपूर्ण संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है, जो साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त तथा विशेष ज्ञान रखते हैं। इसके अतिरिक्त यदि विधानसभा के निर्वाचन में आंग्ल भारतीय वर्ग को उचित प्रतिनिधि नहीं मिला, तो वह इस वर्ग के सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। विधेयकों को स्वीकृत करना। विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। वित्त विधेयकों के अतिरिक्त समस्त विधेयकों को राज्यपाल अपने सुझावों सहित पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है, जिन पर विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार किया जाना आवश्यक होता है, परंतु विधानमंडल द्वारा पुनः पारित करके भेजे गए विधेयक पर राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही पड़ती है। वित्त विधेयकों को प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक होता है, परंतु वित्त विधेयकों को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, सामान्यतः उन्हें स्वीकृति प्रदान कर देता है। अगला है अध्यादेश जारी करना। यदि राज्य विधानमंडल का अधिवेशन न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों के समान ही मान्यता प्राप्त होती है। वह राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों का 6 सप्ताह तक वही प्रभाव होता है
जो विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों का होता है। इन अध्यादेशों को विधानमंडल द्वारा स्वीकृति करना अति आवश्यक होता है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के पूर्व ही उनको अस्वीकृत कर देता है तो यह अध्यादेश खत्म हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विषयों पर अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ती है, जैसे व्यापार की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने वाला अध्यादेश। अगला है इसके अंदर वित्तीय शक्तियाँ। तो राज्यपाल को कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। राज्यपाल एक वर्ष के लिए वर्ष के प्रारंभ में अनुमानित आय व्यय का विवरण विधानमंडल की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कराना राज्यपाल का दायित्व है। राज्यपाल विधानमंडल से पूरक, अतिरिक्त तथा अन्य अधिक अनुदानों की मांग भी कर सकता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर उसका नियंत्रण रहता है। अगला है इसके अंदर न्यायिक शक्तियाँ। तो संविधान के अनुसार 161 की व्यवस्था के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का नियंत्रण होता है उन विषयों संबंधी किसी विषय के विरुद्ध अपराध करने वाले अर्थात राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों का उल्लंघन करने वाले दंडित व्यक्ति को राज्यपाल क्षमा दान कर सकता है, उसके दंड को कम कर सकता है और कुछ समय के लिए उसके दंड को स्थगित कर सकता है। परंतु केंद्र द्वारा निर्मित कानून का उल्लंघन करने के फलस्वरूप दंडित व्यक्ति को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। साथ ही मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति भी राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती। अन्य शक्तियां देखें हम इसकी, तो राज्यपाल को कुछ और भी शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और संकटकालीन स्थिति में वह राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो ये है इसकी राज्यपाल की शक्तियाँ। इस आधार पर यदि हम देखें तो राज्यपाल की स्थिति क्या होती है, तो इस संबंध में 2 वक्तव्य बहुत कहे जाते हैं कि राज्यपाल की स्थिति जो है संवैधानिक प्रधान के रूप में और राज्यपाल की स्थिति संवैधानिक प्रधान से अधिक के रूप में। तो राज्यपाल की जो वास्तविक स्थिति है उसका यदि हम अध्ययन करें तो संविधान द्वारा भारतीय संघ के इकाई राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संघ राज्यों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने में, विकसित करने में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राज्यपाल की स्थिति को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला है राज्यपाल की स्थिति संवैधानिक प्रधान के रूप में। तो संविधान के अनुच्छेद 163(1) में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख है कि जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वाह करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो प्रमुख होगा वो मुख्यमंत्री होगा। इस प्रकार राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना होता है। संसदीय परंपराओं के अनुसार राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियाँ मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास होती है। श्री के.एम. मुंशी के शब्दों में हम कह सकते हैं कि राज्यपाल को मंत्रिमंडल की इच्छा के विरुद्ध काम करने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी स्थिति वैसी ही है जैसी ब्रिटेन में राजा या रानी की होती है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होने के कारण वह राज्य का औपचारिक तथा संवैधानिक प्रधान ही रह जाता है। वह भारतीय राष्ट्रपति के समान ही राज्य में आयोजित समारोह की शोभा बढ़ाता है और आगंतुकों का स्वागत करता है। दूसरा है इसके अंदर कि राज्यपाल की स्थिति संवैधानिक प्रधान से अधिक के रूप में। तो राज्यपाल की शक्तियाँ वास्तविक न होते हुए भी राज्य शासन में इसका स्थान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित होता है। अब तक के अनुभवों से ये सिद्ध हो गया है कि परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों में राज्यपालों ने संवैधानिक प्रधान से अधिक भूमिका निभाई है। वह स्वविवेक से निर्णय लेने में पूर्ण सक्षम होते हैं। अपनी स्वविवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय वह मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। यदि राज्य में विधान के अनुसार शासन चला पाना संभव न हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन भेजकर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करके किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है जिसे वह अन्य दलों के मिले जुले
समर्थन से बहुमत प्राप्त हो सकता है तथा सत्तारूढ़ दल में फूट पड़ जाने पर या अन्य किसी कारणों से यदि सत्तारूढ़ दल बहुमत में न रहे तो राज्यपाल विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर मुख्यमंत्री से अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। यदि उसे यह विश्वास हो जाए कि मुख्यमंत्री का विधानसभा में बहुमत नहीं है तो वह मुख्यमंत्री से त्यागपत्र की मांग भी कर सकता है। इस प्रकार राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों के कारण एक संवैधानिक प्रधान ही नहीं रह जाता है, वह इससे कुछ अधिक हो जाता है। यहाँ डॉक्टर पी.के. सेन का कथन कोट करना चाहूँगी मैं कि राज्यपाल केवल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है वरन वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका कार्य यह देखना है कि राज्य का शासन ठीक से चल रहा है अथवा नहीं। राज्यपाल की वास्तविक स्थिति के संबंध में विभिन्न प्रकार से आलोचनाएं की जाती हैं। सर्वाधिक आलोचना में ये कहा जाता है कि राज्यपाल संघीय सरकार के राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति में उसकी सहायता करता है। राज्यपाल की ये आलोचना किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सही हो सकती है परंतु सामान्यतः इसे सही नहीं माना जा सकता। वास्तव में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान ही है। उसकी समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के समान मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। प्रोफेसर MP शर्मा ने लिखा भी है कि राज्यपाल अपने राज्य का उसी प्रकार संवैधानिक अध्यक्ष है जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र सरकार का। हम ये कह सकते हैं कि वे संकटकालीन तथा अंतरिम शक्तियों से शून्य राष्ट्रपति है। तो इस प्रकार निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ ही वे केवल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं वरन वे एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग ले सकता है। धन्यवाद।